पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में और मेरे साथ हैं अनुभव सिन्हा जिनकी सीरीज रिलीज होने जा रही है 29 अगस्त को और उसका नाम है IC814। ये जो सीरीज है ये बेस्ड है एक रियल स्टोरी पर जो कि 1999 में जो प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, जो फ्लाइट आ रही थी काठमांडू से न्यू दिल्ली, उसके अंदर 176 पैसेंजर्स थे और किस तरह से 7 दिन वो पैसेंजर्स ने सरवाइव किया। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ करेज, देयर सर्वाइवल, किस तरह के टफ डिसीजंस किए गए, उस बारे में कहानी है। तो सबसे पहले तो मैंने ट्रेलर देखा सर, गजब का ट्रेलर है और ट्रेलर बहुत ज्यादा इंट्रीग करता है, एक्चुअली में रोंगटे खड़े कर देता है। और जबकि इस कहानी के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देखने के बाद एक अलग सा डर पैदा रहता है। सो लव द ट्रेलर। और आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर को लेकर? हमसे तो अच्छी बातें करते हैं, जिनको बुरी करनी होती है वो करते नहीं है। कमेंट्स में तो अच्छा बुरा दो, कमेंट्स में ज्यादातर अच्छा ही है, अलावा इसके कि कुछ ऐसे कोई ऐसे दो चार। अच्छा, कमेंट्स पढ़ते हैं आप? हाँ, जब रिलीज होता है उस दिन पढ़ते हैं। रिलीज होता है उस दिन पढ़ते हैं, तो अभी आप नहीं पढ़ते? हाँ, उसके बाद फिर वो एक पैटर्न होता है, फिर वो। अच्छा, कमेंट्स कितना इफेक्ट करते हैं आपको? नहीं, आई एम टू ओल्ड फॉर दैट। मतलब उस चीज से आप ऊपर आ चुके हैं। नहीं, उम्र तजुर्बा आपको ऐसा होता है ना कि अभी ठीक है। वो कई बार ट्रेलर के लिए कुछ अलग रिस्पांस होता है, फिल्म के लिए कुछ अलग रिस्पांस होता है, तो कई बार सेम होता है। तो बनाया तो हमने बनाई तो हमने सीरीज है। अगर ट्रेलर का काम क्या है, ट्रेलर का काम ये है कि लोगों को इनवाइट किया जाए कि आइए सीरीज देखिए। तो मुझे लगता है ट्रेलर ने वो काम अच्छे से कर दिया है। अब उसके बाद उनको सीरीज अच्छी होनी चाहिए, तो वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ट्रेलर ने वो काम कर दिया और आपकी स्टार कास्ट ने वो काम कर दिया। लुक एट द लिस्ट, मतलब एक सीन, हर एक सेकंड में एक नया चेहरा, इतने अमेजिंग एक्टर्स, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, अरविंद स्वामी, विजय वर्मा, मनोज पावा, कुंवर मिश्रा, दिया मिर्जा, अमृता पुरी, दिव्येंदु भट्टाचार्य, प्रतिलेखा और बाकी अभी और लिस्ट लंबी है, मैंने नहीं लिखी है। मैं खुद भूल जाता हूँ, इसलिए जब भी आप कभी बोलिएगा कौन-कौन एक्टर है तो मैं नाम नहीं बोलता। हाँ, मैंने लिख लिया था कि मुझे मालूम है, एक बात भूल ही जाऊंगा। आपने शायद अरविंद स्वामी का नाम नहीं, अरविंद स्वामी, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। सो सबसे पहले इतनी बड़ी कास्ट के बारे में कैसे सोचा? मतलब आई थिंक मुश्किल है इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर आना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या लोग ही जनरली इसको गलत अलग तरीके से देख रहे हैं। ये इरादा कभी नहीं था कि एक बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म बनाकर की सीरीज बनानी है। वो किरदार बनते गए और ये किससे कराएं, तो इनके पास चले गए, उनके पास चले गए। तो एक्चुअली मैं इन लोगों का ऋणी हूँ, इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने उसको करने को स्वीकार किया। और देखते देखते कल जब मैंने पोस्टर, जब पहली बार कल शायद नेटफ्लिक्स ने पोस्टर रिलीज किया जिसमें सबके फोटोज हैं, तो कल मुझे खुद को एहसास हुआ कि अरे तो बड़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। तो हमने इनको एक्टर्स की तरह कास्ट किया है और स्टार्स माशाल्लाह हैं ये लोग, बट ये मंशा नहीं थी कि हम एक मल्टी स्टार बना रहे हैं। लेकिन जब ये कहानी लिखी जा रही थी, ये सीरीज लिखी जा रही थी, तो क्या आपने यही किरदार सोचे थे कि मैं पंकज कपूर को इस चीज के लिए कास्ट करना चाहूंगा? नहीं। ये कब हुआ? ये कौन सी स्टेज पर होता है कास्टिंग एक्चुअली बातचीत शुरू हो जाती है, जैसे एक इम्पोर्टेंट किरदार पैदा होना शुरू होता है तो राइटर और डायरेक्टर आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि उससे ना हमको मदद हो सकता है उसको इवेंचुअली कास्ट ना कर पाए। कभी डेट्स नहीं होती, कभी उसको रोल पसंद नहीं आता, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन आपको ना एक हार्ड मास दिखने लगता है तो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है। तो एक्टर और राइटर और डायरेक्टर अर्ली स्टेजेस पे बात करते हैं इस विषय में। और इसमें क्या हुआ, इसकी राइटिंग में चूंकि फिल्म नहीं थी, फिल्म के ज्यादातर किरदार भले ही वो 1.5 घंटे बाद आने वाला हो, लेकिन उनके बारे में, सारों के बारे में पहले बात हो चुकी होती है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। इसमें हम जैसे जैसे हमको मालूम था कि 9 ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो 9 के 9 इतने इंपॉर्टेंट बन जाएंगे ये हमको नहीं पता था। तो अगर वो सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते तो शायद मैं कुंवर मिश्रा के पास नहीं जाता या मनोज पावा के पास नहीं जाता। वो एक एक करके कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता चला गया और फिर वो मेरे और सुशांत के बीच में, अरे सर इसमें तो एक्टर लगेगा, कोई एक सीन के बाद ऐसा हुआ
अच्छा देखते हैं, ये तो मतलब नसीब भाई का लग रहा है सब, इसको नसीब भाई के पास लेके जाना चाहिए। मैं अच्छा बात करेंगे, मुझे लगा शायद अभी वक्त नहीं है, फिर वो कैरेक्टर बढ़ता ही चला गया और फिर इतनी हिम्मत हो गई कि नसीब भाई के पास चले गए कि नसीब भाई आप कर लीजिए, पंकज भाई के पास चले गए आप कर लीजिए प्लीज। उन्होंने किया, ये उनका बड़प्पन है कि इतनी सारी मतलब एक के लोग जिस जिस पौधे के ये लोग एक्टर हैं, ये इतनी सारी भीड़ वाले चेहरे, इतने सारे चेहरों के बीच में मुझे नहीं आ रहा है। सोच सकता है इंसान ऐसे, लेकिन इनमें से किसी ने ऐसा नहीं सोचा, हर आदमी ने। और फिर पूरा एक लंबा चंक है फिल्म में, सीरीज में, जिसमें 9 एक्टर्स एक साथ एक कमरे में। वाओ। तो वहां पे भी जब शूट कर रहा था तो कभी एहसास नहीं हुआ कि कोई आदमी इनसिक्योर हो रहा है कि मेरा क्लोजअप हुआ कि नहीं। सब अपना काम कर रहे थे, मैं शूट कर रहा था। अच्छा लगता होगा ना जब ऐसे मंझे हुए कलाकार के साथ काम करते हैं, आपका काम और निखर कर आता है और आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स हो जाता है, और अच्छा नहीं लग रहा था, अविश्वसनीय था, अनबिलीवेबल था कि मतलब इतने मजे हुए लोग, ये वो लोग जिनको देख के हमने सिनेमा देखना सीखा है। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने सिनेमा की एक नई दिशा बनाई है 70s में। वो सिनेमा हिंदी में बनता नहीं था, जो इन लोगों के आने के बाद से बनना शुरू हुआ। तो उस सिनेमा से हमारा ताल्लुफ हुआ है, हम रूबरू हुए उस सिनेमा से इन लोगों की वजह से, और वो आपके सेट पर हैं और आप उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, ये प्रिविलेज है और ये एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट है। बहुत अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत शब्द है इसके लिए कि बहुत सेरेंडिपिटस है कि इतने सारे लोग, ना सिर्फ उन्होंने कहा कि हम ये रोल करेंगे, उन सबकी डेटें, उनकी बाकी सारी चीजें भी they fell in place and you ended up shooting with them and it's a delight to watch them together. It's वो अलग केमिस्ट्री है। I'm sure. और ये सब आपस में 30-40 साल पुराने दोस्त हैं। अच्छा, तो फिर हाँ, हंसी मजाक भी चलता होगा साथ साथ। इनका एक रियूनियन भी हो रहा था। Actually, जैसे कंवलजीत सिंह जी हैं, कंवलजीत सिंह जी, नसीब भाई, मुझे लगता नहीं कम से कम 40 साल पुराने दोस्त होंगे, मे बी मोर। और बहुत ज्यादा बरसात नहीं है। इम्प्रोवाइजेशन भी होती होगी, खूब इम्प्रोवाइज भी करते थे क्या? बिकॉज़ सब थिएटर से बैकग्राउंड से हैं और ऐसा होता है। और बहुत आप सीरीज देखेंगे जो आप समझ आएगा, बहुत एक्चुअली उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा थी नहीं, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में कुछ आया कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो उस पर थोड़ी सी बातचीत हुई और तो फैसला हो गया करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो बहुत मजेदार था। वो मतलब वो 6-7 दिन जो इन लोगों के साथ मैंने एक कमरे में शूट किया, वो अनफॉरगेटेबल है। I don't think I will have an experience like that ever again. अच्छा, अनफॉरगेटेबल आपने बोला, और मेरे लिए अनफॉरगेटेबल आपकी मूवी जो 2001 में आई थी, तुम बेबी। कितने सारे लोगों के लिए वो अनफॉरगेटेबल है, उसके सॉन्ग्स, एक्टर्स, वो कहानी। सो रेडमी, कितने साल हो गए, कितनी पुरानी फिल्म है, आपको ऐसा लगता है कि तुम बेबी अगर आज के टाइम के लिए बनी होती तो आज भी उतना बड़ा इम्पैक्ट करती ऑडियंस में, या आपको लगता है ऑडियंस बदल गई है, लोग बदल गए हैं, अब शायद वो लोग नहीं बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और अलग हालात में लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। लोग वही हैं, आज भी लव स्टोरीज देखते ही हैं। अगर आज तुम में ना आती तो क्या होता मुझे नहीं पता, इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं। आज मुगले आजम आती तो क्या होता, मुझे लगता है आधे लोगों को तो उतनी उर्दू ही समझ नहीं आती, सच कह रहे हैं, तो उसमें तो उर्दू से भी ज्यादा बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है ये सवाल बेमानी, मुझे लगता है इस सवाल में प्यार होता है कि हाँ इमोशन है, हाँ ये इमोशन है, आपका प्यार है उस फिल्म के लिए कि आप सोच रही कि आज भी आएगी तो क्या और बड़ी हिट हो जाएगी, क्या होगा। हाँ, दिमाग में ये आपका प्यार है, आप 23 साल पुरानी फिल्म के बारे में बात कर रही है जी बस। पर उस फिल्म का बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट किया उस फिल्म ने। मैं जानना चाहती हूँ, आप जब उस फिल्म को डायरेक्ट कर रही थी तब 2001 में वर्सेस अब इतने सालों के बाद, कि आपका प्रोसेस एज अ डायरेक्टर कितना बदला है? पता नहीं मुझे,
मुझे फिल्म लिखते समय दिख जाती है और फिर मैं जैसी दिखी थी वैसे बनाने के लिए लग पड़ता हूँ। तो उसमें कभी किसी को डांटना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। मेरा प्रोसेस मुझे नहीं पता, मैं सच नहीं पता मुझे ये मेरा प्रोसेस क्या है। मुझे मेरे एक्टर्स बता सकते हैं या मेरे कभी कभी बताते भी हैं। जैसे उस दिन राजकुमार और पत्रलेखा से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था यू बिकम समवन एल्स बिटवीन शॉट्स। आपको अपने सीन के अलावा कोई बात सुनाई भी नहीं देती है और फिर जैसे ही वो हो जाता है तो फिर आप दुनिया भर की बातें करते रहते हो। अब मुझे पता नहीं इस बात का क्या मतलब है और ऐसा दोनों कुछ कुछ बता रहे थे मुझे। और आपको स्ट्रिक्ट डायरेक्टर मानते हैं लोग? मुझसे पूछिए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। अच्छा। मेरे सेट पे मस्ती होती है, खाना खाने की बातें होती हैं और मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं करता। जब करता हूँ तो डरा भी लेता हूँ लेकिन ज्यादातर नहीं करता। और मुझे बाखुदा नहीं पता, मुझे भगवान की कसम नहीं पता। I'm sure because I think आप बस अपने काम में लग जाते हैं उसके बाद you don't know what's happening, है ना? अच्छा, मैंने ना अभी एंग्री यंग मैन जो सीरीज आई है मैंने वो देखी और उसमें एक आई थिंक सलीम साहब ने बात बोली कि इट टेक गट्स टू स्टे लॉयल टू द स्क्रिप्ट। सो आप इस बात से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई में स्क्रिप्ट से लॉयल रहना बहुत मुश्किल होता है? आई थिंक वो जो सलीम साहब कह रहे हैं वो एक राइटर के व्यू पॉइंट से कह रहे हैं। मैं राइटर डायरेक्टर हूँ तो मैं लिखता ही वो हूँ जो मुझे पता है कि मुझे शूट करना है। पर अगर किसी और ने लिख के दिया हो और मुझे बहुत पसंद आया हो और 16 लोग कह रहे हो कि ये अच्छा नहीं है फिर भी मैं स्क्रिप्ट से लॉयल रहूं, सलीम साहब उसकी बात कर रहे हैं। तो वो उन डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद नहीं लिखा था, मैं खुद लिखता हूँ। तो ये मेरे उस पे, लेकिन मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत, एक बार मैं लिख के खत्म कर लिया, शूटिंग शुरू कर दी, फिर मेरे लिए उसमें कुछ बदलना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर मुझे किसी ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया कि सर मैं इस कमरे में रुकता ही नहीं ना, मैं चला जाता हूँ, मान लीजिए उसने ऐसा बोला, जबकि मैंने सीन लिखा था कि वो पूरे कमरे में बैठा हुआ है और मुझे लगा अच्छी बात कह रहा है, तो फिर आधे घंटे 20 मिनट सेट पे काम रुक जाएगा। मैं स्क्रिप्ट लेके कोने में जाऊंगा, मैं बैठूंगा कि इसके और क्या क्या रिपर, मैं थोड़ा अननर्व तो नहीं कहना चाहिए, अनसेटल हो जाता हूँ। तो स्क्रिप्ट मेरे लिए बहुत सैक्रोसैंक्ट चीज है। अच्छा, जब स्क्रिप्ट को लेके कोई फीडबैक, और ये मेरी कैश की जो स्क्रिप्ट थी ना वो भी मेरे लिए सैक्रोसैंक्ट थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप हो गई सैक्रोसैंक्ट, कैश भी मुझे लग रहा था माइंड में स्क्रिप्ट है। आपको कहीं किसी पॉइंट पे नहीं लगा कि ये फिल्म शायद ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करेगी, करेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं लगा, नहीं तो बनाता ही। मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट थी लेकिन वो नहीं थी। अच्छा, मैं जानना चाह रही थी अगर एक्टर्स की तरफ से कोई फीडबैक आता है स्क्रिप्ट को लेके तो आप कितने रिसेप्टिव हैं उस चीज को लेकर? उनसे पूछिए, मतलब हर आदमी को तो ये लगता है ना कि मैं बहुत उदार दिल आदमी हूँ, गरीबों को देख के मेरा दिल पिघल जाता है। वो दूसरे बताते हैं कि तुम गरीबों को देख के ना ऐसा मुंह मोड़ के निकल जाते हो। अच्छा ऐसा होता है क्या? हर आदमी मुझे तो नहीं लगता। हाँ, हर आदमी अपने बारे में अच्छा ही सोचता है। मुझे लगता है मुझसे अच्छा कोई डायरेक्टर ही नहीं है। नहीं, और हमें भी लगता है आपसे अच्छा डायरेक्टर नहीं है। नहीं, वो एक्टर्स के बारे में आपकी फिल्में बहुत एक मैसेज के साथ भी आती हैं, जैसे मुल्क थी, आर्टिकल 15 थी, थप्पड़ थी, तो एक सबलाइन मैसेज तो होता है कहीं ना कहीं जो ऑडियंस को कनेक्ट करता है। आई थिंक दैट्स योर यूएसपी। आपका बहुत सारा शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, सीरियसली। मतलब वो एक मेरे अंदर गुस्सा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो मैंने मुल्क बना दी। फिर मुझे बड़ा ऑड लगता था, एक दिन मैंने ऑफिस में बैठे हुए थे कि यार ये आर्टिकल 15 की कहानी, उसका नाम कुछ और था उस समय, तो दफ्तर में एक दो लोगों ने बोल दिया कि सर अब कहाँ छूत होता है, अभी तो खत्म हो गई बात, पुरानी बात हो गई। तो मैंने कहा अच्छा, अब तो ये जरूर बनाऊंगा फिल्म, क्योंकि मेरे हिसाब से पुरानी बात नहीं थी, तो मैंने वो बना दी। तो अपने आप को इतना सीरियसली लेता नहीं मैं कि मैं कोई ऐसा मैसेज दे रहा हूँ या मैं कोई समाज चेंज कर दूंगा। मेरे मन में एक बात आई, मान लीजिए मैं सड़क पे जा रहा हूँ और आप एक गरीब ऑटो वाले को मार रही हैं और मुझे आपसे मारपीट करने की कोई मंशा नहीं है, तो मैं आपके बीच में आऊंगा और मैं आपसे कह दूंगा कि प्लीज मत मारिए ना, बेटा गरीब है, आपको हाथ भी नहीं उठा सकता आपके ऊपर, कोशिश करूंगा आपको समझाऊंगा, अब इसकी फिल्म बना दीजिए। मेरी इंटेंशन उतनी होती है कि प्लीज ऐसा मत करो यार,
तो मारे ऑटो वाले को, गरीब आदमी है बेचारा, रोटी कमा रहा है, सब मारे उसको। लेकिन वही है ना कि मैसेज भी दे दिया एक तरह से, एंड योर फिल्म्स डोंट साउंड प्रीची आल्सो, कि बहुत ज्यादा अलग स्टाइल से बस एक तरफा ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। जैसे थप्पड़ था, तो थप्पड़ देखने के बाद थप्पड़ अच्छी पिक्चर थी, जो मैसेज मिलना था लोगों को वो मिल गया, और बिना आई थिंक बहुत ज्यादा वो भी अगेन वो दिल से आई हुई थी ना, कि थप्पड़ मेरी वो बहुत सारी जानने वाली दोस्त थे, कुछ कजिन्स। आई थिंक हर एक मैरिड वुमेन ने कहीं ना कहीं थप्पड़ के किसी ना किसी सीन से जरूर रिलेट। आप सरप्राइज होंगी उस फिल्म को देख करके, मुझे आंसुओं से फूट फूट के रोते हुए मर्दों के फोन आए, मर्दों के फोन, और उन्होंने बताया नहीं क्यों रो रहे। तो या तो किसी से गलती हुई थी, या किसी ने अपनी माँ को पिटते हुए देखा था, या किसी ने अपनी बहन को पिटते हुए देखा था, या किसी ने खुद मारा था, मुझे पता नहीं। वो खाली थैंक यू बोलने के लिए फोन करते थे कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म, और रोते जाते थे। मतलब लेडीज तो करती थी ये फोन, बट मर्द रोते थे। तो मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई, मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्यों आया था फोन, और ऐसे एक नहीं है, कई फोन। See, it made an impact, है ना? अब बट क्या है ना, वो एक अपने मन की बात थी, उसमें कोई मैसेज नहीं था। वो मतलब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्यों है मैसेज कहीं या टेक अवे कहीं, हाँ वो कुछ भी वर्ड उसको दे सकते हैं, पर सर सोचने में तो मजबूर करती है। दैट्स द आइडिया, एंड आई थिंक दैट्स द यूएस, दैट्स द आइडिया। मैं सोचता ये हूँ कि मुझे जब भी फिल्में बनाता हूँ तो मेरा ऐसा यही मन रहता है कि शायद मैं कुछ लोगों के दिमाग में कुछ विचार प्रेरित कर सकूं। एक क्वेश्चन तो आए, कोई थॉट तो आए। हाँ, कई चीजें ऐसी होती है अपन सोचते अपन करते रहते हैं। जी जी। जैसे पीछे मेरे भाई ने मुझे एक दिन बोला कि भैया याद है, अभी वो मुझे डाइटिंग सिखा रहा है, खाना वाना खाना सिखा रहा है, तो मुझे बोला आपको याद है माँ कैसे बोलती थी कि अच्छा पराठा छोड़ना नहीं, खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। तो बोले फेंकना मंजूर नहीं है, लेकिन अपने शरीर के अंदर जबरदस्ती ठूंस देना मंजूर है। हमने उस समय कभी सोचा नहीं इसके बारे में ऐसे, कि ये इंपॉर्टेंट बात है ना कि भाई ओवर ईट करने से अच्छा है कि उसको फेंक दिया जाए। वैसे ही बहुत सारी चीजें जीवन के छोटी छोटी अपने चारों तरफ बिखरी हुई चीजें होती हैं, हम उनके बारे में सोचते ही, और अगर मेरे दिमाग में आ गई तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कह दूं, और उससे कुछ लोग इम्पैक्ट हो गए तो बड़ी अच्छी बात है। IC814 ये जो सीरीज है 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। आई थिंक 6 एपिसोड्स हैं इन टोटल। जी जी, मैं जानना चाहती हूँ इन एपिसोड्स में से एपिसोड वाइज नहीं बट सीन वाइज आपके लिए एज अ डायरेक्टर व्हिच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सीन टू शूट? बहुत सारे, मतलब कुछ डिफिकल्ट होते हैं इसलिए कि इंटेंस, कुछ डिफिकल्ट होते हैं लॉजिस्टिकली, जैसे इस प्रकार की सीरीज में लॉजिस्टिकली डिफरेंट सीन्स हैं। आप इमेजिन कीजिए एक शॉट है जिसमें 4 एयरक्राफ्ट हैं, अब 4 एयरक्राफ्ट, 200 लोग, 200 का क्रू, और वक्त की कमी होगी अब ऑब्वियसली ना, क्योंकि 4 एयरक्राफ्ट तो पैसे घंटे के हिसाब से लग रहे हैं। वो डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी ये होती है कि आप एक एयरप्लेन के अंदर 200 लोग बैठे हुए हैं और उनके रिश्ते बनाने हैं, उनके थ्रू किसी को रुलाना है, किसी को हंसाना है, तो वो शूट करना ही बड़ा मुश्किल होता है। इतने सारे लोगों से एक साथ एक रिएक्शन लेना वो भी बड़ा मुश्किल है। ऐसी एक्चुअली बहुत मुश्किल थी, ऐसी आसान नहीं थी। मेरे 2 साल कब निकल गए मुझे पता नहीं चला, और मैं लगातार मैंने कुछ भी नहीं किया इस बीच में। मैंने मतलब मेरे लिए एक स्क्रिप्ट तक नहीं लिखी इस बीच में, सिर्फ यही करता रहा 2 साल। और बहुत ज़्यादा मुश्किल पीरियड है। 1999 है, हवाई जहाज़ हैं, 5 एयरपोर्ट्स हैं, हवाई जहाज़ के अंदर इतने सारे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, तालिबान हैं, बहुत कुछ है। तो काफ़ी, और मैं सोच रहा था कि अगर मैंने जीवन में इतना सारा काम नहीं किया होता जितना मैंने किया है तो ये आसान शो नहीं होता, बहुत परेशान कर सकता था।
जी जी। और एज अ डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि लोग जिस कहानी को ऑलरेडी जानते हैं उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया है आपने, क्या सिनेमैटिक लिबर्टीज ली हैं? क्योंकि आपको लगता है क्या ये डिफिकल्ट होता है कि ऑलरेडी एक स्टोरी जो सबको पता है उसको किस तरह से एंटरटेनिंग बनाया जाए ताकि लोग फिर से देखें? मैं जब सीरीज बनाने चला था जी तो मुझे ऐसा लगा था, जो आपने सवाल पूछा, कि इसके बारे में मुझे सब मालूम है तो मैं इनको एंगेज कैसे करूंगा, और अगर मुझे मालूम है तो ऑडियंस को भी मालूम होगा। मैंने अखबार में पढ़ा है, इंटरनेट पे देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज ही हैं। हाँ। लेकिन आप सोचिए, वो आदमी जो ये सोच के घुसा था लिखने और बनाने, उसने 4.5 पौने 5 घंटे का सीरीज बनाया है। तो उस पूरे, हम चाहते तो 4 एपिसोड बना देते, 5 बना देते। 4.5 घंटे का मटेरियल था उसके अंदर। अगर 7 दिन 8 दिन बीते, 8 दिन बीते एक्चुअली, तो क्या कुछ हुआ। वो प्लेन कांदाहार से ही क्यों आया, काठमांडू से ही क्यों हाईजैक हुआ, कांदाहार ही क्यों गया, वो क्या क्या बातचीतें हुई इस देश में। पॉलिटिशियन गवर्नमेंट थी, 3 लोगों को छोड़ना आसान, और शुरू में तो उन्होंने 35 लोग मांगे थे, डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। और आई थिंक कितने करोड़, आई थिंक 1, वो बहुत सारी अफवाहें हैं, आप सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी अफवाहें भी हैं उसमें। तो मुझे पता ये चला जब आधे रास्ते लिखाई के पहुंचे तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मुझे कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। राइट। तो मेरी उम्मीद है कि ऑडियंस जब इसको देखेगी तो उनको पता लगेगा कि अच्छा, ओ वाह, ये वाले जो जानकारी है, ये मोमेंट 20 है कम से कम, और मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं अच्छा खासा अवेयर आदमी हूँ, मुझे आमतौर पर चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन इसकी रिसर्च में मुझे पता चला कि मुझे इस इवेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो 2-3 माइलस्टोन मालूम है, इतने लोग छोड़े, इतने लोग मरे, इतने दिन का हाईजैक था, ऐसा कुछ, बस ऐसे सतही जानकारी है। अंदर क्या है वो तो मालूम ही नहीं है। बिल्कुल वो मालूम चलेगा 29 अगस्त को। एंड माय लास्ट क्वेश्चन कि आगे आप इंडियन ओटीटी अगर लैंडस्केप की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि आगे और किस तरह का कंटेंट आएगा, इन व्हिच डायरेक्शन वी आर मूविंग? मुझे पता नहीं, तो मालिक लोग बताएंगे। As a filmmaker, what do you feel? रीड हेस्टिंग्स साहब ये लोग तय करेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। But are you happy जिस तरह का कंटेंट आजकल मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, are you happy with that type of content? Happy is a very absolutist term. No, I think we should be making more kinds of things. We should be more adventurous with that content. ये एक एडवेंचर जरूर है मेरे ख्याल से, ये भी पता चलेगा। नहीं डेफिनेटली ट्रेलर देखने के बाद तो बिल्कुल पब्लिक बोलनी चाहिए। पर मैं ऐसे फिल्म मेकर, मुझे लगता है कि अभी और बहुत सारे, बिकॉज हमारा समाज इतना डाइवर्स है ना, इतनी ज्यादा बड़ा मुल्क है, और इतनी तरह के लोग हैं, इतनी खूब हिस्ट्री है हमारी, इतनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है हमारी। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो अभी कही जानी है, और ओटीटी से अच्छा कोई माध्यम नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि उसमें से ज्यादातर कहानियां लंबी हैं। तो मुझे लगता है कि और प्रकार की चीजें जो बन रहा है वो भी अच्छा है। हीरा मंडी बना हुआ एक अलग प्रकार का। Did you enjoy that? हीरा मंडी में देख नहीं पाया, मैं डिलीवर कर रहा था, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बैठता हूँ मैं पूरा देखता हूँ। अच्छा। हाँ, और ये डिलीवर करना था, प्रमोशन शुरू हो रहे थे तो मैं देख नहीं पाया। जी जी। लेकिन वो भंसाली का काम मुझे पसंद है, वो हमेशा बहुत अच्छा काम करता है, तो अच्छा ही लगेगा मुझे। इसलिए भी मेरा डर ये है कि मैं शुरू करूंगा तो फिर मुझे पूरा बैठना पड़ेगा। तो But it's nice, बहुत visually visual treat है हीरा मंडी का। And he's a master of that. Yeah. तो हीरा मंडी एक नई चीज बनी, पंचायत एक नई चीज बनी, इस तरह से बहुत सारी नई चीजें और होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा चीजें होनी चाहिए। और अभी मैं देख रहा हूँ कि कम ही काम हो रहा है, तो हो रहा होगा कुछ चर्निंग हो रही है। जी जी। थैंक यू सो मच अनुभव सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपनी टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।